वो बचपन की कविता याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज भी रात में आसमान को देखो तो वही सवाल मन में आते हैं। कितने तारे हैं ये, और बने कैसे? क्या इनका कोई अंत है? ये सवाल ना आज भी उतने ही रोमांचक लगते हैं। आज हम इन्हीं बड़े सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी और स्रोत हैं, उनके आधार पे हम समझेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, उसकी पूरी कहानी क्या है। और ये सिर्फ पृथ्वी की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बनने की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी सीधी नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे पुराने अंदाजों से शुरू होकर आज हम बिग बैंग जैसे आधुनिक सिद्धांतों तक पहुंचे हैं। ये समझना कि कैसे एक न दिखने वाले बिंदु से इतना बड़ा ब्रह्मांड फैला, तारे और ग्रह बने, और खासकर हमारी पृथ्वी जो शुरू में आग का गोला थी, कैसे जीवन पनपने लायक बनी, ये अरबों साल का एक हैरत अंगेज सफर है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा में गहरे उतरते हैं और ब्रह्मांड और पृथ्वी के बनने की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं शुरुआती विचारों से। पृथ्वी और ग्रह कैसे बने, इसे लेकर पहले क्या सोचा जाता था? मैंने इमैनुएल कांट और लैपलास की नेब्यूलर परिकल्पना के बारे में सुना है। ये क्या थी? हाँ, वो काफी प्रभावशाली विचार था उस समय का। इमैनुएल कांट ने इसे पेश किया और बाद में 1796 में लैपलास ने इसे सुधारा। नेब्यूला परिकल्पना, इसका मूल आइडिया ये था कि ग्रह हमारे सूर्य के साथ ही बने हैं, मतलब गैस और धूल के घूमते हुए बादल से। सोचिए, एक बहुत बड़ा धीरे धीरे घूमता हुआ धूल और गैस का गुबार। और फिर 1950 के दशक में ऑटो श्मिट और कार्ल वाइज़ास्कर ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं ना। उन्होंने सौर नेब्यूला की बात की। सही कहा। उन्होंने इस विचार को और क्या कहते हैं, विकसित किया। उनके मुताबिक सूर्य एक सौर नेबुला, यानी हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों के बादल से घिरा हुआ था, और इन कणों के बीच टकराव और घर्षण हुआ, जिससे एक चपटी तश्तरी जैसा आकार बना, और फिर धीरे धीरे इसी तश्तरी से ग्रह बने। ये मॉडल ग्रहों के बनने पर ज्यादा केंद्रित थे। लेकिन ये तो सिर्फ ग्रहों की बात हुई। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इस बड़े सवाल का जवाब कहां से मिला? यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है, और हम आधुनिक सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसकी बुनियाद रखी एडविन हबल ने 1920 में, जब उन्होंने सबूत दिए कि ब्रह्मांड असल में फैल रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हाँ, मैंने वो गुब्बारे वाला उदाहरण सुना है, जिसे गुब्बारे पर डॉट बनाकर फुलाओ तो डॉट दूर जाते हैं। हाँ, वो उदाहरण समझाने के लिए ठीक है, पर उसमें एक कमी है। गुब्बारे पर बने बिंदु खुद भी खिंचकर बड़े हो जाते हैं, जबकि असलियत में आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रही, उनके बीच की खाली जगह बढ़ रही है। ये एक अहम फर्क है। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यधिक छोटे, घने और गर्म बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी? हाँ, एक ऐसी अवस्था जिसका आयतन लगभग शून्य, तापमान और घनत्व अनंत। अनंत घनत्व और तापमान, ये सोचना भी मुश्किल है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ महाविस्फोट, बिग बैंग। उस बिंदु में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हो गया, और ये फैलाव आज तक जारी है। विस्फोट के तुरंत बाद पहले सेकंड के भी छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला। फिर गति थोड़ी धीमी हुई। इसी फैलाव के दौरान कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। और कमाल की बात यह है कि बिग बैंग के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का नाभिक बनना शुरू हो गया था। सिर्फ 3 मिनट में? गजब। और ब्रह्मांड पारदर्शी कब हुआ? मतलब रोशनी कब आर पार जाने लगी? वो हुआ लगभग 3 लाख साल बाद। तब तक ब्रह्मांड ठंडा होकर करीब 4,500 केल्विन तक पहुंच गया था। इस तापमान पर परमाणु बन पाए और पदार्थ स्थिर हुआ। इसके बाद ही प्रकाश लंबी दूरी तय कर सका, यानी ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। वैसे इसका एक वैकल्पिक सिद्धांत भी था, हॉयल का स्थिर अवस्था सिद्धांत। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से कमोबेश ऐसा ही रहा है जैसा आज है, लेकिन ब्रह्मांड के फैलने के इतने पुख्ता सबूत मिले कि आज वैज्ञानिक समुदाय बिग बैंग को ही ज्यादा मान्यता देता है। तो बिग बैंग से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, लेकिन ये फैलाव बिल्कुल एक जैसा नहीं था, है ना? कहीं पदार्थ ज्यादा, कहीं कम। बिल्कुल सही। शुरुआत में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण पूरी तरह समान नहीं था। छोटी छोटी असमानताएं थीं, और इन्हीं असमानताओं ने गुरुत्वाकर्षण में अंतर पैदा किया।
जहां थोड़ा भी पदार्थ ज्यादा था वहां गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा हुआ। और इसी गुरुत्वाकर्षण ने चीजों को खींचना शुरू किया होगा। एकदम, इसी खिंचाव ने पदार्थ को इकट्ठा करना शुरू किया और इसी से आकाशगंगाओं की नींव पड़ी। सोचिए, एक आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे होते हैं। अरबों खरबों। हाँ, ये इतनी विशाल हैं कि इनकी दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर नहीं, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। ये प्रकाश वर्ष वाली चीज मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है। ये असल में दूरी का पैमाना है, समय का नहीं। प्रकाश 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो एक साल में वो जितनी दूरी तय करता है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, वो हुआ 1 प्रकाश वर्ष। अगर तुलना करें तो सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने में सिर्फ 8.3 मिनट लगते हैं। है ना कमाल की बात। अब वापस आकाशगंगाओं पर आते हैं। इनका बनना शुरू होता है हाइड्रोजन लैस के विशाल बादलों से, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण इन बादलों को सिकोड़ना शुरू करता है, जिससे इनमें गैस के घने झुंड मतलब क्लम्प्स बनने लगते हैं। ये झुंड और ज्यादा घने और गर्म होकर आखिरकार तारों का रूप ले लेते हैं। माना जाता है कि तारों का बनना करीब 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ था। तो नेबुला से पहले तारे बने और तारों के बनने के बाद ग्रहों की बारी आए। इनकी कहानी क्या है? क्या ये भी नेबुला से ही बने? हाँ, ग्रहों के बनने की प्रक्रिया भी तारों के बनने से जुड़ी हुई है। इसके कुछ चरण हैं। पहला चरण, नेबुला के अंदर तारे बन गए। इन तारों के गुरुत्वाकर्षण ने अपने आसपास गैस और धूल की एक घूमती हुई तश्तरी, एक डिस्क बना ली। ओके, एक डिस्क बन गई। फिर दूसरा चरण, इस तश्तरी में मौजूद गैस ठंडी होकर संघनित होने लगी और धूल कण आपस में चिपकने लगे। टक्करों और जुड़ाव से ये छोटे छोटे पिंडों में बदलने लगे। इन्हें ग्रहाणु, प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। इन्हें आप ग्रहों के नन्हे बीज समझ सकती हैं। ये बहुत सारे थे, अरबों खरबों। ग्रहों के नन्हे बीज? तो मतलब पहले बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बने, फिर बड़े ग्रह कैसे बने? वो है तीसरा और अंतिम चरण, एकत्रीकरण, अक्रीशन। ये अनगिनत छोटे छोटे ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराते रहे और जुड़ते रहे। बड़ी चीजें छोटी चीजों को अपनी ओर खींचती गईं। सोचिए, ये अरबों साल तक चलने वाला एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय टक्करों का खेल था। इसी उथल पुथल और जुड़ाव से धीरे धीरे कुछ बड़े पिंड बने, जिन्हें आज हम ग्रह, प्लैनेट्स कहते हैं। तो हमारे ग्रह असल में इसी ब्रह्मांडीय मलबे के भाग्यशाली विजेता हैं। वाह, ये सोचना ही अजीब है कि हमारा ग्रह ऐसी टक्करों से बना है। तो अब आते हैं हमारी पृथ्वी पर। हमें पता है कि शुरुआत में ये एक बंजर, चट्टानी और बेहद गर्म गोला थी। हाइड्रोजन और हीलियम का पतला सा वायुमंडल था बस। आज की इस नीली, हरी, जीवन से भरपूर धरती से बिल्कुल अलग। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? ये बदलाव एक बहुत लंबी और कई चरणों वाली प्रक्रिया का नतीजा है, जो करीब 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई। सबसे पहले तो पृथ्वी की अंदरूनी संरचना, यानी उसकी परतें, लिथोस्फीयर बनी। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। जैसे जैसे पदार्थ जमा होता गया, घनत्व बढ़ा और अंदर का तापमान और ज्यादा बढ़ गया। गर्मी और दबाव। इससे अंदर क्या हुआ? इस अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद पदार्थ अपने घनत्व के हिसाब से अलग होने लगे। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। मतलब भारी चीजें जैसे लोहा और निकल वो पिघलकर केंद्र की तरफ चली गईं, और हल्की चीजें जैसे सिलिकेट चट्टानें वो ऊपर सतह की ओर आ गईं। जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है, कुछ वैसा ही। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई, सिकड़ी और बाहरी सतह पर एक ठोस पपड़ी, क्रस्ट, जम गई। और कहते हैं कि चंद्रमा के बनने से भी इसमें मदद मिली, वो विशाल टक्कर वाली थ्योरी। हाँ, माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के शुरुआती दौर में ही एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड इससे टकराया था। इस विशाल टकराव, जायंट इम्पैक्ट, से पृथ्वी और ज्यादा गर्म हुई और पिघल गई, जिससे विभेदन की प्रक्रिया तेज हो गई। इसी टक्कर से निकले मलबे से शायद हमारा चांद बना, और इसी विभेदन से पृथ्वी की आज की परतें बनी। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर बाहरी कोर जो तरल है, और सबसे अंदर ठोस भीतरी कोर। सही है। सतह से केंद्र की ओर जाएं तो घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी अंदर से तो ऐसी बन गई, लेकिन ये जो हम हवा और पानी देखते हैं, हमारा वायुमंडल और महासागर, ये कैसे बने? आज तो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, पर शुरू में तो हाइड्रोजन, हीलियम थे। हाँ, वो शुरुआती हाइड्रोजन हीलियम का वायुमंडल तो सौर पवनों, सोलर विंड्स, ने उड़ा दिया। सूरज से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा होती है ये। और ये सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं, बाकी अंदरूनी चट्टानी ग्रहों जैसे मंगल, शुक्र, इनके साथ भी हुआ। उन्होंने अपना पहला वायुमंडल खो दिया। अच्छा। हाँ, तो
फिर ये आज वाला वायुमंडल कहाँ से आया? इसका विकास 3 चरणों में हुआ। पहला चरण तो था पुराने वायुमंडल का खत्म होना। दूसरा चरण शुरू हुआ पृथ्वी के ठंडा होने के साथ। पृथ्वी के अंदर फंसी गैसें और जलवाष्प ज्वालामुखियों के जरिए बाहर निकलने लगी। इस प्रक्रिया को डीगैसिंग कहते हैं। डीगैसिंग, हाँ। सोचिए, लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं और उनसे पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें निकल रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय मुक्त ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। अच्छा, तो ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं, हमारा वायुमंडल बनाने वाली गैस से भी उगल रहे थे। और पानी, महासागर कैसे बने? इसी डीगैसिंग से निकली जलवाष्प से। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, ये जलवाष्प ठंडी होकर बादलों में बदली और फिर शुरू हुई बारिश। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये लाखों साल तक चली होगी। लाखों साल? हाँ, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पानी में घुलने लगी, जिससे तापमान और गिरा और ज्यादा भाप ठंडी होकर बरसी। ये सारा पानी पृथ्वी की सतह के बड़े बड़े गड्ढों में जमा होता गया और बन गए महासागर। माना जाता है कि पृथ्वी बनने के करीब 50 करोड़ साल के अंदर ही महासागर बन चुके थे। यानी हमारे महासागर लगभग 4 अरब साल पुराने हैं। 4 अरब साल पुराने महासागर, कमाल है। और वायुमंडल का तीसरा चरण, आपने कहा 3 चरण थे। बिल्कुल। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण वो है जिसमें जीवन ने वायुमंडल को बदला। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 3.5 अरब साल पहले मानी जाती है, लेकिन असली बदलाव तब आया जब करीब 2 से 3 अरब साल पहले कुछ जीवों ने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया। यानी वो प्रक्रिया जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही, शुरुआत में जीवन सिर्फ महासागरों में था। इन शुरुआती जीवों जैसे साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। पहले तो ये ऑक्सीजन महासागरों के पानी में ही घुलती रही, समुद्र के तल पर मौजूद लोहे के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती रही। लेकिन जब महासागर ऑक्सीजन से पूरी तरह संतृप्त हो गए, मतलब उनमें और ऑक्सीजन घुलने की जगह नहीं बची, तब जाकर लगभग 2 अरब साल पहले ऑक्सीजन ने वायुमंडल में फैलना शुरू किया। आज हम जो ऑक्सीजन से भरपूर हवा में सांस लेते हैं, वो असल में करोड़ों अरबों साल तक चले जीवन के इसी काम का नतीजा है। वाह, मतलब जीवन ने ही उस हवा को बनाया जिसमें बाद में और जटिल जीवन पनप सका। ये तो कमाल का कनेक्शन है। तो पृथ्वी के विकास का अंतिम पड़ाव हुआ जीवन की उत्पत्ति। ये कैसे हुआ? शुरुआती माहौल तो जीवन के लायक था नहीं। सही कहा। शुरुआती पृथ्वी और उसका वायुमंडल आज के जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थे। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि पहले कुछ जटिल कार्बनिक अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर किसी तरह ये अणु ऐसे संगठित हुए होंगे कि वे अपनी नकल बना सकें। यहीं पर निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ का वो रहस्यमय पड़ाव आया होगा। और हमें कैसे पता चलता है कि ये सब कब हुआ? जीवाश्मों से? हाँ, इसके निशान हमें पुरानी चट्टानों में मिलते हैं। जीवाश्मों के रूप में हमें 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी चट्टानों में सूक्ष्म संरचनाएं मिली हैं, जो आज के नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलती जुलती हैं। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि जीवन की शुरुआत शायद लगभग 3.8 अरब साल पहले हो गई थी, संभवतः गहरे समुद्र में गर्म पानी के सोतों के आसपास। तो जीवन पहले महासागरों में पनपा और फिर उसी जीवन ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी का चेहरा बदल दिया, खासकर वायुमंडल का। ये सब कितना गहरा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, कैसे गुरुत्वाकर्षण ने आकाश गंगाएं और तारे गढ़े, कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर हमने पृथ्वी की अपनी कहानी देखी, कैसे वो अंदर से परतदार बनी, विभेदन, कैसे ज्वालामुखियों ने वायुमंडल और महासागरों को जन्म दिया, डीगैसिंग, और कैसे फिर जीवन ने प्रकाश संश्लेषण के जरिए वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। ये अरबों सालों में फैली एक महागाथा है। पृथ्वी की उम्र करीब 4.6 अरब साल आंकी गई है और जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब साल पहले। ये सोचना ही रोमांचक है कि इन सभी घटनाओं का सही क्रम और सही समय पर होना कितना जरूरी था ताकि आज हम यहाँ हो सके। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए कितनी सारी खास घटनाओं और लंबी प्रक्रियाओं का सही तालमेल जरूरी था।
मतलब सही दूरी पर तारा, सही आकार का ग्रह, पानी की मौजूदगी, प्लेट टेक्टोनिक्स, चुंबकीय क्षेत्र और फिर जीवन की अपनी क्षमता। इसे देखते हुए क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी? क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। शायद यही अगला बड़ा रहस्य है जिसे इंसान सुलझाने की कोशिश करेगा। आज की इस गहरी और रोमांचक चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति की ये कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी।